नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद सुरजीत चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जो भी साथी यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट या अन्य किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर निःशुल्क परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस चैनल पर जिस विषय की भी तैयारी कराई जाएगी उस विषय से संबंधित सभी चैप्टर्स के वीडियोज आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ से पढ़ेंगे उससे संबंधित अन्य कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस सब्जेक्ट से संबंधित सब कुछ यहीं पर क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास की। बाल विकास क्या होता है? बाल विकास का साधारण अर्थ बालक का विकास है। बालक के जन्म से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को सामूहिक रूप से बाल विकास कहा जाता है। यह परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक तथा भाषाई होते हैं। क्लियर दोस्तों? बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, समझ में आ गया। चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं जब बालक का जन्म होता है उससे लेकर जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक यानी कि 18 वर्ष की आयु तक। जो किशोर अवस्था होती है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है दोस्तों। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि बालक के जन्म से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक यानी कि 18 वर्ष तक बालक में जो जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को, जैविक मतलब जीवन और जो जीवित चीजों से संबंधित जो परिवर्तन आते हैं बालक के विकास में, उन्हीं परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। क्लियर दोस्तों? जो बाल विकास है इससे संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं भी दी हैं, वो परिभाषाएं भी देख लेते हैं। क्या है? सबसे पहले बात करते हैं हरलॉक की। हरलॉक के अनुसार, हरलॉक ने 1978 में बताया कि बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करने के समय होते हैं। हरलॉक कहते हैं कि बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार और रुचियों और उद्देश्यों में जो परिवर्तन आते हैं उन पर बल दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? हरलॉक की ये परिभाषा है। कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, ये आपको परिभाषा दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से अगर आपको ये पता होगा कि ये कथन हरलॉक का है तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो इसे याद रखिएगा और नोट भी करते चलिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों। बर्क क्या कहते हैं बाल विकास के बारे में? बर्क के अनुसार, बर्क ने सन 2000 में बताया कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। बर्क क्या कहते हैं दोस्तों? बर्क बताते हैं कि जन्म होने से पहले की जो अवस्था है और मैच्योर होने तक की जो अवस्था है, मैच्योरिटी की जो अवस्था है, उस अवस्था तक जो परिवर्तन आते हैं उन्हीं को स्पष्ट किया जाता है। ओके दोस्तों, बाल विकास में क्या है? बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा है और इसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से, जन्म होने से पहले और मैच्योर होने तक जो परिवर्तन है उन्हीं की बात की जाती है। ये बर्क कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बाल मनोविज्ञान की। बाल विकास आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है बाल विकास। अब बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान क्या होता है? तो जो
बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है। बाल मनोविज्ञान साधारण शब्दों में मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। मनोविज्ञान की इस शाखा की उत्पत्ति और इसका विकास भी मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति का ही परिणाम है। बच्चों की विकास अवस्थाओं से संबंधित अनेक अध्ययन किए और प्राप्त परिणामों के आधार पर नए नए सिद्धांत भी बनाए गए। शुरुआत के अध्ययनों में इसे बाल मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया गया, लेकिन आधुनिक समय में बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास के नाम का अधिक प्रचलन है। तो जो बाल मनोविज्ञान है ये मनोविज्ञान की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है दोस्तों। क्लियर? अब इसका अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या निकला। बाल मनोविज्ञान का अर्थ देखते हैं। जैसे ये लिखा है बाल मनोविज्ञान, तो इस शब्द से क्या अर्थ निकलता है? इस शब्द से आपको कुछ पता चलता है? जैसे बाल का मतलब होता है बालक, मनो मीन्स मन का, और विज्ञान मीन्स विज्ञान, यानी कि बालक के मन का विज्ञान। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? बालक के मन का विज्ञान। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान बालक के मन का अध्ययन करता है। क्लियर? अगर ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अगर हम बात करें कि बाल मनोविज्ञान का सामान्य अर्थ क्या होगा, सामान्य बोलचाल में बाल मनोविज्ञान का आशय ऐसे विज्ञान से लगाया जाता है जिसमें बालकों के विषय के क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। बालकों के विषय में कैसा अध्ययन किया जाता है? क्रमबद्ध अध्ययन। क्लियर दोस्तों? तो ये सामान्य अर्थ हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान का सामान्य अर्थ क्या होगा, तो सामान्य बोलचाल में बाल मनोविज्ञान का आशय ऐसे विज्ञान से लगाया जाता है जिसमें बालकों के विषय में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। लेकिन यदि बात करें कि बाल मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से तो बाल मनोविज्ञान बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन करता है, किंतु वास्तविकता यह है कि बाल मनोविज्ञान केवल बालकालीन विशेषताओं का ही अध्ययन नहीं करता, अब तो गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक की अवधि के दौरान होने वाले परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन करता है। क्लियर दोस्तों? समझ में आया बाल मनोविज्ञान का अर्थ? यदि इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें, इसके शब्द से क्या निकल रहा है, तो बाल मनोविज्ञान से ये निकल रहा है, बाल का मतलब होता है बालक, मनो मीन्स मन का, और विज्ञान मीन्स विज्ञान, मन का विज्ञान। यदि हम इसके वास्तविक अर्थ की बात करें कि बाल मनोविज्ञान वास्तविकता में होता क्या है, तो वास्तविक अर्थ से अगर हम देखें तो बाल मनोविज्ञान केवल बालकालीन विशेषताओं का ही अध्ययन नहीं कराता, ये क्या करवाता है? ये गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक की अवधि के दौरान होने वाले परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन करवाता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान के संबंध में भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, ये क्वेश्चन में पूछी जाती, क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं, परीक्षा में पूछी भी गई हैं। जैसे कि क्रो और क्रो के अनुसार, क्रो और क्रो क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान व्यक्ति के गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये बात कौन कहता है? क्रो और क्रो। आइजैक क्या कहते हैं? आइजैक के अनुसार देखते हैं। आइजैक का मानना है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये आइजैक की परिभाषा है। क्लियर दोस्तों? तो बाल मनोविज्ञान आपको समझ में आया कि आइजैक के अनुसार क्या होता है। आइजैक कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान में बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकास से है, और इस बाल मनोविज्ञान में गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था तथा परिपक्वावस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए और याद भी रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि जेम्स ड्रेबर क्या कहते हैं
जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर कहते हैं बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। कहां से? जन्म से परिपक्व अवस्था तक। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखते हैं। कुछ जो बाल मनोविज्ञान है और बाल विकास है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं देखते हैं, आइए उसे भी आप नोट कर लीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बिंदु दिए गए हैं, इन्हीं बिंदुओं से प्रश्न बनते हैं। क्लियर दोस्तों? अब इन बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि 18वीं शताब्दी में जो पैथोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इसे आप नोट भी करते जाइए। यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया, तो आप बताएंगे कि पैथोलॉजी। जो पैथोलॉजी ने जो विवरण प्रस्तुत किया, यह जो विवरण था वो विवरण बेबी बायोग्राफी पर आधारित था दोस्तों। किस पर आधारित था? बेबी बायोग्राफी। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि जो विवरण प्रस्तुत किया वो किस पर आधारित था, तो बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। अच्छा, इसमें क्या किया इन्होंने? ये कैसे आधारित था बेबी बायोग्राफी पर? जो पैथोलॉजी थे, इन्होंने अपने ही बालक, मतलब खुद के बालक पर इन्होंने अध्ययन किया। इनका 3.5 वर्ष का बालक था और उस बालक पर इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया और वो वैज्ञानिक विवरण बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। क्लियर दोस्तों? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, बालक जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है, वयस्क समाज उसे परतंत्र, स्वार्थी और अनैतिक बना देता है। ये कथन है शिक्षा शास्त्री रूसो का। रूसो कहते हैं कि बालक जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है, वयस्क समाज उसे परतंत्र, स्वार्थी और अनैतिक बना देता है। ये आपको कथन दे दिया जाएगा परीक्षा में और आपसे पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है। क्लियर दोस्तों? इसे आप नोट कर लीजिए। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। इस बात को भी किसने कहा है दोस्तों? रूसो ने कहा है। इसे भी आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि आगे अगला पॉइंट, प्लूटो की रचना। प्लूटो ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द रिपब्लिक। उसमें प्लेटो ने बताया बाल अवस्था में दिए जाने वाले प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के भविष्य की व्यावसायिक दक्षताओं पर और समायोजन पर पड़ता है। प्लेटो ने एक किताब लिखी और उस किताब में बताया कि जो बाल अवस्था में दिए जाने वाले जो प्रशिक्षण है, उसका प्रभाव बालक के भविष्य की व्यावसायिक दक्षताओं पर और समायोजन पर पड़ता है। और जो इन्होंने रचना लिखी उसमें यह भी स्वीकार किया कि बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी अनुसार उसकी रुचियों और इच्छाओं तथा अन्य मानसिक योग्यताओं में अंतर आता जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि जैसे हम आपको बताएं, अगर कोई बालक है, छोटा है, तो उसकी इच्छाएं सीमित होंगी, अलग होंगी, बचपन के हिसाब से होंगी। जब वो बालक बड़ा होगा, किशोर अवस्था में पहुंचेगा, तो उसकी इच्छाएं बदल जाएंगी। जैसे बचपन में बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको खिलौनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो क्या उन्हें खिलौनों की आवश्यकता होती है? जब किशोर अवस्था में पहुंचते हैं तो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं तो उसके हिसाब से उनकी इच्छाएं बदल जाती हैं। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं। आगे क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु।
इसमें बताया गया है कि 17वीं शताब्दी में हो जॉन एमोस कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। क्लियर दोस्तों, 17वीं शताब्दी में हो जॉन एमोस कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की, तो आप बता देंगे कि कमेनियस ने की। जो कमेनियस थे, इनका ये विचार था कि बच्चों का विकास निश्चित तथा क्रमबद्ध ढंग से होता है। क्लियर दोस्तों, जो कमेनियस हैं इन्होंने क्या कहा है बच्चों के बारे में, इन्होंने कहा है कि जो बच्चों का विकास है वो निश्चित तथा क्रमबद्ध ढंग से होता है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। और इन्होंने मानव विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। किसने? कमेनियस ने। वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? एक तो है आपकी सहसा अवस्था। कौन सी है दोस्तों? सहसा अवस्था। नोट कर लीजिए चाहे तो आप, अगर नोट करना चाहें। सहसा अवस्था। क्लियर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी। सहसा अवस्था को ही क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। दूसरी है बाल्यावस्था। तीसरी है उत्तर बाल अवस्था। तीसरी क्या है दोस्तों? उत्तर बाल अवस्था। उत्तर मीन्स बाद की बाल अवस्था। और चौथी है युवा अवस्था। चौथी क्या है? युवा अवस्था। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं किसने? कमेनियस ने। ये आप नोट कर लीजिए, पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप बता दीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट में पूछा गया है कि खेल विधि पर आधारित किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक फ्रॉवेल थे। इसमें यह बताया गया है जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसके प्रवर्तक कौन है? तो फ्रॉवेल है। याद रखिएगा। फ्रॉवेल कौन थे दोस्तों? तो जानकारी के लिए आपको बता दें, जो फ्रॉवेल हैं वो जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। जो ये फ्रॉवेल की जो किंडरगार्टन प्रणाली है, कौन सी प्रणाली? किंडरगार्टन। ये जो किंडरगार्टन प्रणाली है इसको क्रियावादी सिद्धांत भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? क्रियावादी सिद्धांत। ये भी आप याद रखिएगा। किंडरगार्टन प्रणाली को क्रियावादी क्रियावादी सिद्धांत भी कहते हैं। अच्छा, इसे क्रियावादी सिद्धांत क्यों कहते हैं? जो किंडरगार्टन प्रणाली है इसमें बच्चों की स्वतंत्र क्रियाओं का समर्थन किया गया था। इन्होंने ये कहा था, जो फ्रॉवेल हैं इन्होंने कहा था कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने दिया जाए, उनकी रुचि का ध्यान रखा जाए स्वतंत्र रूप से, इसलिए इसे क्रियावादी सिद्धांत भी कहते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली को क्रियावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चों की स्वतंत्र क्रियाओं का समर्थन किया गया था। क्लियर दोस्तों? अच्छा, फ्रॉवेल का कहना था कि बच्चों को अपनी रुचि तथा योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यदि हम उनमें अनुचित हस्तक्षेप करेंगे, यदि बच्चों में अनुचित हस्तक्षेप करेंगे तो जो उनके विकास का जो क्रम है वो कैसा हो जाएगा? भंग हो जाता है। फ्रॉवेल का कहना था कि बच्चों को अपनी रुचि तथा योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? जो उनका विकास का क्रम है वो भंग हो जाएगा। उनका मानना था कि खेल द्वारा बच्चों का 3 रूपों गीत, गति और रचना में अलग अलग ढंग से प्रकाशन होता है। गीत यानी कि सॉन्ग, गति इंग्लिश में बोलते हैं गेस्चर, और रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन। इन तीनों में अलग अलग ढंग से आत्म प्रकाशन होता है। ये किसका मानना था? फ्रॉवेल का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उदाहरण ले लें,
उदाहरण के लिए अगर हम आपसे कहें, यदि अध्यापक बच्चों को कविता सिखलाता है उदाहरण के लिए, तो वे जो बच्चे हैं वो लय के साथ गाने का प्रयास करते हैं। कोई अगर आप कोई अध्यापक बच्चों को कविता सिखलाएगा तो जो बच्चे हैं उसको लय के साथ गाने का प्रयास करते हैं, जिसमें गति भी होती है और अभिनय द्वारा उसे स्पष्ट करने का भी प्रयास करते हैं बच्चे। अभिनय का मतलब उसे दिखाते हैं। जैसे कोई अध्यापक कोई कविता गा रहा है, जैसे उसने कविता गाई कि रेल चली छुक छुक छुक, तो बच्चे मुंह से आवाज निकालेंगे, उसका अभिनय करेंगे, छुक छुक छुक, इस तरह से करते हैं। अतः अध्यापकों द्वारा बच्चों को भाव भंगिमा के साथ कविता का पाठ कराया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर यदि संभव हो तो वर्णित चीजें भी बनवाई जाना चाहिए। जिन चीज़ों का उसमें वर्णन किया गया है, जैसे अगर रेल की कोई कविता सुनाई जा रही है तो उसमें रेल का वर्णन किया गया है, तो रेल का चित्र भी बनवाया जाना चाहिए। ये फ्रॉवेल का मानना था। फ्रॉवेल कहते थे कि बच्चों को अपनी रुचि तथा योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है लाइबनिज ने जैविक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो लाइबनिज थे उन्होंने जैविक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अच्छा, इस सिद्धांत में क्या था, लाइबनिज ने क्या बताया था, वो भी देख लेते हैं। जानकारी के लिए आपको हम बता दें, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर लीजिए। लाइबनिज ने जैविक विकास के सिद्धांत में क्या बताया था? वो कहते थे कि जिस प्रकार बीज एक संपूर्ण वृक्ष की प्रकृति स्वयं में निहित रखता है, उस प्रकार से शिशु के संपूर्ण मनुष्य का रूप उसमें निहित रहता है। और जिस प्रकार अनुकूल वातावरण पाकर बीज स्वतः ही अभिवृद्धि को प्राप्त करता हुआ वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार शिशु भी उचित वातावरण में स्वतः विकसित होकर पूर्ण मनुष्य बन जाता है। ये बात कहते थे लाइबनिज, और यही उनके जैविक विकास का सिद्धांत था। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन लाइबनिज होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसे टिक कर देंगे कि इसका आंसर लाइबनिज है। या जो जैविक विकास के सिद्धांत में बताया गया वो कथन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा ये कौन सा सिद्धांत है। क्लियर दोस्तों? तो लाइबनिज ने जैविक विकास के सिद्धांत में क्या बताया कि जैसे एक बीज संपूर्ण वृक्ष की प्रकृति स्वयं में निहित रखता है, और वो वृक्ष आगे चल और वो वृक्ष की वो बीज है वो आगे चलकर क्या हो जाता है, एक वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार शिशु के संपूर्ण मनुष्य का रूप उसमें निहित होता है। जो शिशु होता है उसमें संपूर्ण मनुष्य का रूप निहित होता है, और वो अनुकूल वातावरण पाकर शिशु स्वतः विकसित होकर पूर्ण मनुष्य बन जाता है। क्लियर दोस्तों? ये बताया है लाइबनिज ने अपने जैविक विकास के सिद्धांत में। जिस प्रकार बीज एक संपूर्ण वृक्ष की प्रकृति स्वयं में निहित रखता है, उस प्रकार से शिशु के संपूर्ण मनुष्य का रूप उसमें निहित रहता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है डार्विन ने 1877 में बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन कराया। क्लियर दोस्तों? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने कराया, तो आप बता देंगे कि ये डार्विन ने करवाया। क्लियर? डार्विन और उनके साथियों ने कई अध्ययन किए और इन अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मानव का उद्भव पशुओं से हुआ है। डार्विन का क्या मानना था? डार्विन मानते थे कि जो मनुष्य का उद्भव है वो किससे हुआ है? पशुओं से हुआ है। अच्छा, ये मान्यता
कहाँ से आई उनके पास, ये निष्कर्ष उन्होंने कहाँ से निकाला, इस मान्यता का क्या आधार था कि मनुष्य मानव का जो उद्भव है वो पशुओं से हुआ है। तो इस मान्यता का आधार था पुनरावर्तन का सिद्धांत। क्लियर दोस्तों? जो थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ रिकैपिचुएशन की, थ्योरी ऑफ रिकैपिचुएशन की जो थ्योरी दी है, पुनरावर्तन का जो सिद्धांत है, उसी के आधार पर जो डार्विन है उन्होंने कहा था कि मानव का उद्भव पशुओं से हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार, जो पुनरावर्तन का सिद्धांत है, इसके अनुसार बालक शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक पशु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को पार करता है। कैसे करता है? जैसे शिशु प्रारंभिक जीवन काल में रेंगना शुरू करता है, बच्चा खिसकता है, जैसे उसे जमीन पर लिटा दो तो बच्चा क्या करेगा? खिसकेगा, क्रॉलिंग करेगा। और इसी तरह से मछलियां, जिस तरह से मछलियां क्रॉलिंग करती हैं, पानी में तैरती हैं, खिसकती हैं, उसी तरह से बच्चा भी बचपन में क्या करता है? खिसकता है। तो ये क्या है? ये तैरने का पुनरावर्तन है। बच्चा खिसक रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, तो ये क्या हुआ? मछलियों के तैरने का पुनरावर्तन हुआ कि नहीं? इसी प्रकार उसका चारों हाथ पैरों का चलना, जैसे बच्चा क्रीपिंग करता है, अपने चारों हाथों पैरों को चलाता है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 5-6 महीने का, तो वो अपने चारों हाथों घुटनों के बल चलता है। तो ये चारों हाथों पैरों को चलाना, ये क्या हो गया? ये स्तनधारी जो होते हैं वो गति करते हैं, उनकी तरह ये पुनरावर्तन हुआ। इसी प्रकार इस आधार पर जो डार्विन थे उन्होंने ये कहा था कि जो मनुष्य है, मानव का जो उद्भव हुआ है, वो किससे हुआ है? पशुओं से हुआ है। क्लियर? समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए कि डार्विन ने ये क्यों कहा कि मानव का उद्भव पशुओं से हुआ, इसका क्या आधार था, तो आप बताएंगे कि इसका आधार था पुनरावर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिकैपिचुएशन। क्लियर? आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है, 1879 में विल्हेम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान पर की। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो विल्हेम वुंड ने की। कहाँ की? जर्मनी में, जर्मनी की लिप्जिंग नामक स्थान पर। और कब की? 1879 में। क्लियर दोस्तों? अच्छा, इसी से संबंधित आपको और तथ्य बता देते हैं। जो ये मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है, इसे वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में यह प्रयोगशाला कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से सुविख्यात है। जो विल्हेम वुंड थे, वो अंतर्निरीक्षण की सहायता से मन की संरचनाओं का अध्ययन करते थे। अंतर्निरीक्षण मतलब अंदर निरीक्षण करना। अंतर्निरीक्षण की सहायता से मन की संरचनाओं का अध्ययन करते थे, इसलिए इन्हें संरचनावादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विल्हेम वुंड किस तरह के मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये अंतर्निरीक्षण की सहायता से संरचनाओं का अध्ययन करते थे, इस वजह से। ओके। जो विलियम वुंड हैं, इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने वुंड की जो प्रयोगशाला है, उसके कुछ वर्षों बाद कैम्ब्रिज मसाचुसेट्स में मनोविज्ञान की एक और प्रयोगशाला की स्थापना की। किसने? विलियम जेम्स ने। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विलियम जेम्स ने कहां पर मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की, तो कैम्ब्रिज मसाचुसेट्स में। क्लियर? ध्यान रखिएगा, कैम्ब्रिज मसाचुसेट्स। यहां लिखे दे रहे हैं।
कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। क्लियर दोस्तों। जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने बूंद की प्रयोगशाला के कुछ वर्षों बाद कैम्ब्रिज मसाचुसेट्स में मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला की स्थापना की और प्रकारवादी उपागम का विकास किया। इन्होंने क्या किया? जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने प्रकारवादी उपागम का विकास भी किया है। अच्छा, अगर आपसे ये प्रकारवाद होता क्या है, प्रकारवादी उपागम क्या होता है, तो प्रकारवाद को आप समझ लीजिए जिस तरह शरीर का एक भाग दूसरे अंग से और अंगली प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से शरीर के अन्य अंगों से जुड़ा होता है। जैसे शरीर का कोई भाग, जैसे शरीर उंगलियां हैं, और अगर आपको भोजन करना है तो उंगलियों से ही आप भोजन करेंगे और मुंह तक ले जाएंगे। तो शरीर के दो अंग आपस में जुड़े हुए हैं, भोजन करने की प्रक्रिया में ये जुड़ रहे हैं। उसी तरह समाज में सभी अंगों परस्पर जुड़ने की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकारवाद कहलाती है। क्लियर दोस्तों। तो समाज के जितने भी अंग हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? प्रकारवाद। तो प्रकारवादी उपागम का विकास किसने किया था? विलियम जेम्स ने। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि प्रकारवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि प्रकारवाद का संस्थापक विलियम जेम्स को कहा जाता है। यदि हम प्रयोगशाला की दृष्टि से भारत में देखें कि भारत में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित है, तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, उस समय भारत में जो तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग में पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई तथा प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता को अध्यक्ष पद का पदभार दिया गया। उन्होंने अध्यक्ष पद का पदभार संभाला और जो ये प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता थे, ये विलियम बूंद के शिष्य थे। क्लियर दोस्तों। तो इससे मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है, इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। 1879 में विल्हेम बूंद ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। कहाँ की? जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर। उसके बाद फिर विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्थापना की कुछ वर्षों बाद, और इन्होंने प्रकारवादी उपागम का विकास किया। जो विलियम जेम्स हैं, इन्हें प्रकारवाद का संस्थापक कहा जाता है। और उसी समय भारत में तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग में पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई और प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया उस विभाग का। उन्होंने अध्यक्ष पद का पदभार संभाला और जो प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता थे, ये विलियम बूंद के शिष्य थे। क्लियर दोस्तों। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? पाठशाला को, अगला पॉइंट ये रहा, पाठशाला को बच्चे के स्वतंत्र प्राकृतिक अभिव्यक्तियों की अनुमति देनी चाहिए यदि उसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करना है। ये कथन है डॉक्टर मॉन्टेसरी का। जो डॉक्टर मॉन्टेसरी हैं वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि पाठशाला को बच्चे के स्वतंत्र प्राकृतिक अभिव्यक्तियों की अनुमति देनी चाहिए यदि उसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करना है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जो मॉन्टेसरी हैं, इनका पूरा नाम डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी है। क्या नाम है इनका? डॉक्टर
मेरिया मांटेसरी और इनका जन्म इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में 31 अगस्त 1870 में। जो डॉक्टर मेरिया मांटेसरी हैं, इनका जन्म 31 अगस्त 1870 में हुआ था, इटली में हुआ था। क्लियर दोस्तों? और जो ये मेरिया मांटेसरी हैं, इनका यह विचार था कि बच्चों की नैसर्गिक शक्तियां स्वतंत्र वातावरण के अभाव में कुंठित हो जाती हैं। ओके दोस्तों, बच्चों की जो नैसर्गिक शक्तियां हैं वो स्वतंत्र वातावरण के अभाव में कुंठित हो जाती हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए। ये किसका विचार था? डॉक्टर मेरिया मांटेसरी का। अगला पॉइंट देखते हैं। मनोवैज्ञानिक सली ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। जो सली थे, उन्होंने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। अगला पॉइंट देखते हैं। बाल अध्ययन के आंदोलन के जन्मदाता हल द्वारा चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की गई। क्वेश्चन परीक्षा में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी या चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना किसने की? इन दोनों सोसाइटी में से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा या दोनों दे दिए जाएंगे कि इन दोनों सोसाइटियों की स्थापना किसने की। तो आप बताएंगे कि इसकी स्थापना की है हल ने, मनोवैज्ञानिक हल ने। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये रहा। 20वीं शताब्दी को क्रो एवं क्रो ने बालक की शताब्दी कहा। जो क्रो और क्रो थे, इन्होंने 20वीं शताब्दी को क्या कहा? बालक की शताब्दी। क्लियर दोस्तों? अच्छा, इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी इसलिए कहा क्योंकि 20वीं शताब्दी से ही बाल विकास की दिशा में व्यवस्थित अध्ययन का शुभारंभ हुआ था। इस कारण से क्रो एंड क्रो ने इसे बालक की शताब्दी कहा। ये भी आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वाइगोत्स्की का विचार है कि बच्चों में होने वाली मानसिक संक्रियाओं के विकास में संस्कृति और अंतर्वैयक्तिक संबंध की विशेष भूमिका होती है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बच्चों में होने वाली मानसिक संक्रियाओं के विकास में संस्कृति और अंतर्वैयक्तिक संवाद की विशेष भूमिका होती है। क्लियर दोस्तों? अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक संवाद होता है जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच का जो संवाद होता है उसको अंतर्वैयक्तिक संवाद कह सकते हैं। जो स्थायी या अस्थायी भी हो सकता है। जो संवाद होता है वो कैसा हो सकता है? स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। ये आपको कथन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा विचार किसका था। तो वाइगोत्स्की का क्या विचार था? वाइगोत्स्की का विचार है कि बच्चों में होने वाली मानसिक संक्रियाओं के विकास में संस्कृति और अंतर्वैयक्तिक संवाद की विशेष भूमिका होती है। ये लिखा हुआ है। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? अब अगली हेडिंग आपको डालना है, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है। अभी हमने आपको इस वीडियो में ये बताया, स्पष्ट ये कराया कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास होता क्या है। उसके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं भी दी हैं, वो भी आपको बताई। अब इसमें अंतर देख लेते हैं, अंतर क्या होता है। तो जो पहला अंतर है, बाल मनोविज्ञान के विकास
के प्रारंभिक चरण के दौरान मनोविज्ञान से अधिक नज़दीकी संबंध था और यह मुख्य रूप से प्रायोगिक मनोविज्ञान की श्रेणी में आता था, जबकि बाल विकास का संबंध मनोविज्ञान के साथ ही साथ गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों से भी है। ये भी आप याद रखिएगा। यदि अंतर पूछा जाए तो पहला अंतर क्या है? जो बाल मनोविज्ञान है, तो बाल मनोविज्ञान के विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान मनोविज्ञान से अधिक नज़दीकी संबंध था, लेकिन बाल विकास में क्या है? बाल विकास का जो संबंध था वो मनोविज्ञान से तो था ही, साथ साथ गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों से भी है। क्लियर दोस्तों? अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें और क्या अंतर है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में। तो दूसरा अंतर ये है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तार सीमित है, जबकि बाल विकास का असीमित है। क्लियर दोस्तों? अगला अंतर देखते हैं, बाल मनोविज्ञान को मूल रूप से मन के अध्ययन के रूप में जाना गया, जबकि बाल विकास के अंतर्गत मनोशारीरिक, मन और शारीरिक, मन की और शारीरिक क्रियाओं के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। अगला पॉइंट है, अगला क्या अंतर है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में? अगला अंतर है, बाल मनोविज्ञान का मूल आधार जैविक संरचना थी, जबकि बाल विकास के अंतर्गत विभिन्न विकास की अवस्थाओं की विशेषताओं को भी मुख्य आधार बनाया गया। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं और अंतर है इसमें, और ये अंतर है, बाल मनोविज्ञान एक प्रकार से बाल विकास के विषय क्षेत्र को समाहित किए हुए है, जबकि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक शाखा की तरह है। क्लियर दोस्तों? तो ये अंतर रहे बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर, तो ये आप बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।